चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीटा, कोरिलेशन, कोवेरियंस, सीएपी। देखिए सब ये स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज हैं। तो यूएस सीएमए के करिकुलम में इस सेगमेंट में स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं बिकॉज उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। तो आज हम बीटा को समझेंगे, कोरिलेशन को समझेंगे, सिस्टमेटिक रिस्क को समझेंगे, अनसिस्टमेटिक रिस्क, सारी चीजों को समझने वाले। तो सबसे पहले बीटा होता क्या है, तो बिल्कुल लेमन टर्म में बताऊं मैं। बीटा जो है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक का ओवरऑल मार्केट से रिलेशनशिप बताता है। अगर थ्योरी पढ़ें, बीटा इज अ मेजर ऑफ स्टॉक वॉलेटिलिटी इन रिलेशन टू द ओवरऑल मार्केट। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास एक स्टॉक है, आपने इंफोसिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जो क्योंकि इंफोसिस निफ्टी पे लिस्टेड है, निफ्टी में बहुत सारे शेयर्स होते हैं। जैसे निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो अगर ओवरऑल मार्केट में कोई चेंज आता है, मान के चलिए किसी पर्टिकुलर डे पे स्टॉक मार्केट 5% से इंक्रीज हो जाता है, बट आपके पास पूरे मार्केट के सारे शेयर्स नहीं है, आपके पास केवल इंफोसिस का शेयर, और मान के चलिए आपका जो इंफोसिस का बीटा है वो कितना है। एग्जांपल के तौर पे आपका जो बीटा है वो 2 है। तो अगर मार्केट में 5% का 5% इंक्रीज होता है तो आपका जो इंफोसिस का शेयर है वो 10% से इंक्रीज होगा। तो सर बीटा इस कॉन्सेप्ट मेजर द एक्सपेक्टेड मूव इन ए स्टॉक रिलेटिव टू मूवमेंट इन द ओवरऑल मार्केट, की ओवरऑल मार्केट में जो चेंज हुआ है उसका बीटा के कारण आपकी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में क्या चेंजेस है। देखिए यहां पर हम बीटा के कैलकुलेशन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, लाइक सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, फिर उसके बाद कोरिलेशन, कोवेरियंस। लेकिन यूएस सीएमए के एग्जाम में कैलकुलेशन पार्ट को उतना कवर नहीं किया जाता, यहां पर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक यहां पर मैंने एग्जांपल मेंशन किया है, अगर बीटा इज ग्रेटर देन 1 स्टॉक इज मोर रिस्की। सोचिए अगर आपका बीटा 3 होता और मार्केट अगर 10% से फॉल हो जाए, कितने से 10% से डाउन चले जाए, क्योंकि आपका बीटा 3 है तो 10 इंटू 3 मतलब आपका शेयर 30% से क्या हो जाएगा सर, डाउन हो जाएगा। तो जितना ज्यादा बीटा होगा ना उतना आपके लिए रिस्की प्रोफाइल है। सो इसीलिए लिखा है कि इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1 स्टॉक इज मोर रिस्की, और अगर बीटा लेस देन 1 है तो स्टॉक इज लेस रिस्की। सो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किसी कंपनी का जो बीटा है वो हायर है तो अच्छी बात है या लोअर है तो अच्छी बात है, किसके शेयर में ज्यादा वॉलेटिलिटी की संभावना है। तो जितना ज्यादा बीटा होगा उतना आपके लिए रिस्की पोजीशन हो सकती है। अब बीटा को और अच्छे से समझने के लिए हमें ना रिस्क को भी समझना पड़ेगा। सो बेसिकली इस सेगमेंट में हम 2 रिस्क को डिस्कस करने वाले हैं विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। देखिए थ्योरी सेगमेंट बड़ा डेंजरस हो जाता है यूएस सीएमए में, क्योंकि यहां पे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाले आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको पहचानना होगा। तो चलिए बीटा को समझने से पहले हम सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क को भी क्या करते हैं और अच्छे से समझें। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टमेटिक रिस्क। तो देखिए सिस्टमेटिक रिस्क जो होती है ना वो ओवरऑल मार्केट लेवल पर होती है, किसी कंपनी स्पेसिफिक नहीं होती है। तो अगर डेफिनेशन पढ़ें, सिस्टमेटिक और टोटल मार्केट रिस्क इज द वॉलेटिलिटी दैट अफेक्ट द एंटायर स्टॉक मार्केट। एमसीक्यू का क्वेश्चन बेटा, एंटायर स्टॉक मार्केट अक्रॉस मेनी इंडस्ट्रीज, stock and assets. Systematic risk affect the overall market and is therefore difficult to predict and hedge. मतलब सिस्टमेटिक रिस्क जो है किसी एक सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है और इसको आप हेज भी नहीं कर सकते और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। अब आप कह रहे हैं सर ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अब मुझे बताइए अगर नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे अभी कोरोना आया था, कोविड आया था, तो क्या स्टॉक में केवल एक ही कंपनी के, क्या रिलायंस के शेयर गिर रहे थे, क्या कि पीवीआर के शेयर भी गिर रहे थे, कि सभी कंपनीज के शेयर गिर रहे थे ना, अक्रॉस दी कंपनीज। मतलब जो ऐसी रिस्क
जो किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड ना हो, किसी एक सेगमेंट से रिलेटेड नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। जैसे नेचुरल डिजास्टर, इन्फ्लेशन, रिसेशन आर एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। मतलब आप रिलायंस कंपनी के शेयर बेचकर अगर पीवीआर कंपनी के शेयर खरीदने की सोच रहे हो, या हिंडाल्को के शेयर खरीदने की सोच रहे हो, या इन्फोसिस के शेयर खरीदने की सोच रहे हो, तो भी रिस्क है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर किसी कंट्री में किसी कंपनी स्पेसिफिक के लिए तो नहीं आएगा ना। तो ऐसी रिस्क जिसको आप अगर इन्वेस्टमेंट को एक जगह से विड्रॉल करके दूसरी जगह में डालते हो तो भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो भी आप हेज नहीं कर सकते, उस रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। इसी तरीके से सर अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, जो कंपनी स्पेसिफिक होती है, मतलब जिसको आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने भी रिसेंटली सुना होगा, यूएस में मूनलाइट इफेक्ट आ गया, वहां पर वर्कर जो है वो जो एम्प्लॉइज हैं वो वर्क फ्रॉम होम की डिमांड कर रहे थे, तो बहुत सारी आईटी कंपनीज के शेयर्स डाउनफॉल हो गए। तो जैसे अगर हम बात करें स्ट्राइक्स हैं या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स किसी कंपनीज की ओर चल रही है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप मुझे बताइए, जो एयरलाइंस कंपनी से उसके शेयर की प्राइस तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसका ओवरऑल प्रॉफिट हैम्पर होगा। तो ऐसी रिस्क दैट आर नॉट शेयर्ड विद वाइडर मार्केट और इंडस्ट्री, अनसिस्टमेटिक रिस्क आर ऑफन स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल। हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड रहती है। तो ऐसी रिस्क को आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दो रिस्क को हमने समझा, सिस्टमेटिक रिस्क वर्सेस अनसिस्टमेटिक रिस्क। आगे बढ़ते हैं, अब कोरिलेशन को भी हमने क्या करना है, यहां पर अंडरस्टैंड करना है। तो कोरिलेशन को भी मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस प्रकार के एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, आप डिस्कस करेंगे। सो कोरिलेशन, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है ना, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि वो उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली कोरिलेशन जो है वो दो प्रकार से होते हैं, वैसे होते तो तीन है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। मतलब होंगे दो ही, लेकिन जीरो को भी हम कोरिलेशन मान रहे हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में किस प्रकार से चेंज आता है, क्या वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। जैसे अगर एग्जांपल लें, आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें आप फंड को डिपॉजिट करते हैं, तो आपने मनी का फ्लो इंक्रीज किया है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है वो जैसे जैसे आपका फ्लो एक्यूमुलेट होते जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो यहां पर दो वेरिएबल, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई, क्योंकि जैसे जैसे एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, कि सेम डायरेक्शन में, कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़े, या अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी अगर क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दूसरे वेरिएबल के बारे में बात करें कि अगर किसी पर्सन की इनकम क्या है, कम होते जाती है, आपकी अर्निंग कम हो जाए, तो मुझे बताइए आपके एक्सपेंडिचर भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, कम होते जाएंगे। तो यहां पर दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव कोरिलेशन। उसी तरीके से नेगेटिव कोरिलेशन, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ने की जगह क्या हो जाए, अगर डाउन चले जाए। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है कि अगर ऑयल प्राइस बढ़ती है तो उसके कारण एयरलाइन कंपनी के स्टॉक की प्राइस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसका रीजन क्योंकि स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है, और क्योंकि अगर ऑयल प्राइस बढ़ते जाएगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमने इस छोटे से वीडियो में डिस्कस किया है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम एक सीएपीएफ मॉडल को भी क्या करेंगे। अच्छा, जीरो कोरिलेशन सर, मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप ही ना हो। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप बहुत ज्यादा टी का कंजम्पशन करते जाते हैं तो उसका आपकी इंटेलिजेंसी लेवल से कोई रिलेशनशिप नहीं है। वी कैन टेक द अमाउंट ऑफ टी ड्रंक एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, देयर इज जीरो कोरिलेशन।
अगर दो वेरिएबल के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप ना हो, हम उसको क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। अगला सेगमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। अब इसको एक फॉर्मूले से मैंने समझाना है। बीटा आपको समझ में आ गया था, यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो बेसिकली जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेड रिटर्न बताता है। एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपीस है और आपका एक फ्रेंड आपको बोलता है कि यार चलो इसको हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप उससे बोलोगे ना कि यार शेयर मार्केट में फंड लगाने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या है, रिस्क है। तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि यहां पर आपको रिस्क फ्री, RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न कितना मिल रहा है। लेट्स से आपका रिस्क फ्री रिटर्न 6% है। अगर 1 लाख रुपए आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको सेविंग अकाउंट में 6% क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो कहीं ना कहीं आप ये चाहोगे कि मार्केट में आपको 6% से ज्यादा मिले। हाँ सर, मार्केट में, हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, मार्केट। क्या आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने वाले हो? सर हम तो किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो लेट्स से मार्केट का रिटर्न है 12%। मार्केट का रिटर्न है सर 12%। इसका मतलब आपको यहां पर एक प्रकार की रिस्क प्रीमियम मिल रही है। सर रिस्क प्रीमियम मतलब RM माइनस RF कि सर रिटर्न मार्केट का कितना है, 12% है और हम रिस्क फ्री तो कमा ही रहे थे, तो एडिशनल रिस्क लेने के कारण आपको 6% की क्या मिल रही है, 6% का प्रीमियम मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। सो सर फॉर्मूला क्या है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। अब मान के चलिए आप मार्केट में नहीं, किसी एक कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था इन्फोसिस का, और इन्फोसिस का रिटर्न है 2। तो इसका मतलब सर रिस्क फ्री रिटर्न तुमको 6% मिल रहा था, प्लस RM है 12% और RF है 6% और बीटा मान के चलिए 2। क्योंकि अगर जितना मार्केट का रिटर्न मिलता है, अगर हमारा बीटा 2 है तो हमें ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व कर दे, 12 माइनस 6 हो गया 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 2 गया 12 प्लस 6। तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, 18%। क्योंकि मार्केट का रिटर्न कितना है सर, मार्केट का रिटर्न है 12% और आप एडिशनली रिस्क ले रहे हो, उसके कारण आपको मार्केट में 6% मिलेगा। बट आप मार्केट में थोड़ी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप तो इन्फोसिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। बेसिकली एक इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न बताता है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मान के चलिए आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है, 18% है, क्योंकि आप कहीं से फंड लेकर आते हो और 16% आप लोन, मान के चलिए आपने प्राइवेट बोरो किया है और आपको 16% इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है और वो स्टॉक आपको 18% से कम प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या इस प्रकार के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करोगे? आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है और अगर मान के चलिए वो 15% ही आपको दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 16% का तो मैं लोन लेकर आ रहा हूं, ये मुझे इंटरेस्ट देना, एटलीस्ट 2% तो मैं कमाऊं। तो CAPM मॉडल बेसिकली किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी एसेट में इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बताता है। और कोई भी स्टॉक अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप उसको बाय करोगे या उसको होल्ड करोगे, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न देता है तो आप उसको क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे। तो चलिए और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस फॉर्मूले को।